कक्षा छठी में हिंदी विषय में व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ और जिसका पाठ है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा पाठ में पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले संज्ञा पढ़ने में इसकी हम परिभाषा पढ़ेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और जब भी हम कोई परिभाषा पढ़ते हैं तो वो तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम उसमें उदाहरण नहीं देंगे। तो उदाहरण हम दे रहे हैं इसका। उदाहरण के लिए जैसे कि है कुर्सी, राहुल, मित्रता, दिल्ली, कुतुब मीनार, ये 5 उदाहरण दिए हैं। बहुत सारे उदाहरण इसके हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना उदाहरण देना जरूरी रहता है। अब इसके बाद हम इसके भेद में आते हैं। जब भी हम व्याकरण में कोई भी पाठ पढ़ते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कुछ भी, तो पहले परिभाषा, फिर उदाहरण और उसके बाद उसके भेद या प्रकार। संज्ञा जो है उसके 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हम एक एक करके सभी के बारे में परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं व्यक्तिवाचक में। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण ले है ना कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु, तो व्यक्ति में आ गया लक्ष्मीबाई, जैसे है गौतम बुद्ध, रमेश, विवेकानंद, मीरा, ये सभी नाम है ना किसी के, तो ये व्यक्ति के अंतर्गत आ गए। अब वस्तु का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कामायनी एक पुस्तक है, रामचरितमानस आप सभी जानते हैं कि ये पुस्तक ही है। स्थान में जैसे दिल्ली, पंजाब, अक्षरधाम, कमल मंदिर आदि। अब संज्ञा के जो दूसरा भेद है, पहला हम क्या पढ़े अभी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम दूसरे में आते हैं और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं, लड़की, सारे लड़के का बोध करा रहे हैं, पक्षी, कुर्सियाँ इत्यादि। यदि हम लड़का, पक्षी, कुर्सी सब कहते हैं तो ये किसी खास लड़के, पक्षी या कुर्सी के लिए नहीं कहा जा रहा है। लड़का शब्द किसी भी लड़के के लिए कहा जा सकता है। उसी प्रकार घर, स्कूल, कक्षा, छात्र, पुस्तक, मेज, बगीचा, पशु, गाय, शेर आदि शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। ये जितने शब्द अभी हम पढ़े, ये सभी शब्द क्या है? सारे जाति का बोध करा रहे हैं। अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिट्टी, सोना, चांदी, पानी, तेल आदि। फिर दूसरा है समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, भीड़ आदि। अब संज्ञा के तीसरे भेद जो है उसका प्रकार है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से धर्म, गुण, दोष, भाव, स्थिति, अवस्था आदि का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, इनका कोई विशेष आकार प्रकार नहीं होता है। जैसे कि कौशल, आलस्य, भय, स्वास्थ्य आदि। अब यहाँ देखो उदाहरण से इसको समझाते हैं। जैसे घोड़ों की जो है दौड़ देखने लायक थी, तो यहाँ दौड़ जो है वो है भाव। हाथी धीमी चाल से चल रहा है, यहाँ चाल क्या है? हाथी का जो है हाथी के चलने का भाव है। कोयल की बोली में मिठास है, और ये मिठास जो है वो भी भाव को बोध करा रहा है। यहाँ ऊपर दिए गए वाक्य में जितने अभी वाक्य लिए ये सभी क्या हैं? दौड़, चाल तथा मिठास, अवस्था तथा भाव का बोध करा रहे हैं। ऐसे सब क्या कहलाते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने का जो है तरीका आपको बता रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा होते हैं, उससे बनता है जातिवाचक संज्ञा दिए रहेंगे और उनसे आपको बनाना रहेगा भाववाचक। तो सबसे पहले संज्ञा से बनेगा, फिर सर्वनाम से, फिर विशेषण से और फिर आगे। तो सबसे पहले जातिवाचक से बनाते हैं। जातिवाचक संज्ञा शब्द जैसे बच्चा है तो इसको भाववाचक संज्ञा में ले जाएंगे। तो बच्चा में क्या है? अभी सोचना है कि एक बच्चा है, उसके अंदर का भाव क्या होगा? तो बचपन। मनुष्य है तो मनुष्य के अंदर का भाव क्या है? मनुष्यत्व। लड़का है तो लड़का के अंदर का भाव क्या है? लड़कपन। राष्ट्र, राष्ट्र के अंदर का भाव क्या होगा? आप सोचिए, राष्ट्र, पूरे राष्ट्र का, तो राष्ट्रीयता का बोध करा रहा है। और माता, माता के अंदर का भाव क्या है? मातृत्व।
उसी तरह फिर सर्वनाम शब्द से भी बनता है। जैसे कि निज है, निज मतलब क्या होता है? स्वयं। तो निज का भाव है निजत्व। मम, ममत्व का भाव। अपना है तो अपनापन में क्या होगा? कहते हैं ना बहुत अपनापन लगता है, अपना में अपनापन का भाव आ जाता है। पराया में परायापन का भाव। और अहम में अहम क्या है? एक अपने अंदर जो अहम का भाव आ जाता है, तो अहम में अहंकार का भाव है। अब हम आते हैं विशेषण से। कुछ विशेषण शब्द हैं जिनसे क्या है, आपको भाववाचक बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ये आप जानेंगे। जैसे कि काला है, काला कोई रंग होता है, तो काला में भाव है कालापन का। हरा है, हरा हम कहते हैं ना कि बगीचा हरा भरा है, हरा में भाव क्या है? हरियाली का। सुंदर में किस चीज़ का भाव हुआ? सुंदर में भाव सुंदरता का। अब कुछ क्रिया शब्द भी होते हैं जिनके आपको भाववाचक में बदलना होता है। और जैसे क्रिया शब्द है जागना। जागना क्या है? क्रिया है ना, जागना क्रिया शब्द है। अब इस जागना में कौन सा भाव है? कहते हैं ना कि हम पूरी रात जागते हैं। जागने से मतलब क्या हो गया? किस चीज़ का भाव है? जागरण का भाव ही आया। उड़ना, चिड़िया उड़ती है तो उड़ने में कौन किस चीज़ का भाव आया? उड़ान में। चलना है, चलना में तो चाल का ही भाव आएगा। और उसी तरह हंसना में क्या आएगा? हंसी का भाव आएगा। अब जितने अभी हम लोग पढ़े और उसकी मुख्य बात जो है एक बार फिर से दोहरा लेंगे तो पूरी तरह से आपको समझ में आएगी। व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा की जो है ये संक्षिप्त में ये परिभाषा भी इसको माना जाता है। और इसके साथ आप उदाहरण जैसे जैसे करके ये दे देंगे 4-5 तो ये कंप्लीट रहेगा। फिर जब किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो तो वह क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण हो गया। इसमें व्यक्तिवाचक का उदाहरण देके इसको परिभाषा में लिया जा सकता है। किसी जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और अंत में जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के भाव अर्थात गुण, दोष, दशा आदि का बोध करवाए वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आज हम लोग पढ़े संज्ञा की परिभाषा उदाहरण के साथ, फिर उसके प्रकार और प्रकारों की भी परिभाषा, और फिर कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक बनाना। और आज के लिए इतना ही। फिर हम अगले दिन दूसरा जो है पाठ लेंगे। संज्ञा के आगे का भाव पाठ क्या है? सर्वनाम। उसे हमने अगले दिन पढ़ेंगे।